मित्रों, गुप्त साम्राज्य की इस अगली क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आप गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति, उसके शासकों के विषय में जान चुके हैं। इसमें हम गुप्त प्रशासन के बारे में जानेंगे। गुप्तों का प्रशासन किस तरह से था, कैसे था। तो अगर प्रशासन की बात की जाए तो गुप्त प्रशासन ना तो आज के प्रशासन से बहुत भिन्न था, न मौर्य, सातवाहन, शक, कुषाण इनके प्रशासन से बहुत भिन्न था। ये एक तरह से उन्हीं का मिश्रण था जो आज तक चला आ रहा है, जो मौर्यों ने स्थापित किया, बाद में शक, सातवाहन, कुषाण आज के शासकों द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। गुप्त प्रशासन ने उन्हीं को कुछ तत्वों के, नए तत्वों के समावेश के साथ इसको लागू किया। आप देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि गुप्त प्रशासन में कितने भाग हैं। भाग को अगर देखें तो एक तो केंद्रीय प्रशासन था। मौर्य काल में भी केंद्रीय प्रशासन था, आज भी केंद्रीय प्रशासन है। आज भी हम कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब प्रांतीय प्रशासन। केंद्र और प्रांत मौर्यों के समय में भी थे, बाकी उसके बाद शक, सातवाहन, कुषाणों के समय में भी थे, और आज के समय में केंद्र और राज्य हैं। स्थानीय प्रशासन ये मौर्य शासन काल में भी था। नगर था, नगर का प्रशासन वहाँ अलग होता था। हमने देखा था कि 5 लोगों की 6 समितियाँ उसका शासन चलाती थी, और आज भी है। स्थानीय प्रशासन में नगर प्रशासन एक होता था और ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन मौर्यों के काल में भी था, आज भी है ग्राम प्रशासन। ग्राम पंचायतों का उन्नतीकरण हम देख रहे हैं कि 1993 में जो अमेंडमेंट आया है ग्राम पंचायतों के लिए, उसको ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ही आया है। वो ग्राम पंचायतें पहले से ही सशक्त थीं उस समय। इसके बाद न्याय प्रशासन, न्यायालय इसके अंतर्गत आते थे सारे। मौर्य काल में भी न्यायालय था। कंटक शोधन, धर्मस्थीय सब जानते हैं कि फौजदारी और दीवानी, और आज भी हैं, और उस समय भी था, गुप्तों के समय भी था। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन मतलब मौर्य के समय में था। हाथी, घोड़ा, कहते नहीं कि हाथी, घोड़ा और पैदल, रथ, ये 4 थे उस समय। यहाँ भी था वो गज, रथ, अश्वारोही और पदाति। तो हम देखते हैं कि ये सेना को अगर छोड़ दिया जाए, सेनाओं ने अपने आधुनिकता में बहुत प्रगति की है। बाकी प्रशासन में बहुत ज़्यादा अंतर आप नहीं पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन पहले देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर राजा होता था। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। उस समय राजा निरंकुश होता था, सबसे ऊपर था। हालांकि इस पर जो है परिषद का भार होता था। इसके मंत्री होते थे, कुमारामात्य होते थे, जो इसको सलाह देने के लिए इसकी मंत्रिपरिषद होती थी। लेकिन इसका निर्णय, राजा का निर्णय सर्वोपरि होता था। और आज के समय में भी है, राजा तो होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया इसकी बदल गई है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण यहाँ प्रक्रिया बदली है। आज भी प्रधानमंत्री भारत का है, वो मंत्रिमंडल उसका होता है, उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। लेकिन प्रधानमंत्री का हम जानते हैं कि अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री सशक्त होता है तो उसके निर्णय का प्रभाव समूचे देश पर पड़ता है। मंत्रिमंडल को भी उसकी बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिमंडल उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो एक तरह से आज भी, तब भी वही व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था है। अगर वो मानना चाहे, जो चीज़ मनवाना चाहे, मंत्रिमंडल से मनवा सकता था। जो चीज़ खुद इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता था। आज थोड़ी सी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई है, तो जनता का भी सहभागिता, क्योंकि जनता द्वारा ही चुन के जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जो होता है उसी की सुनी जाती थी। उस समय राजा की ही सुनी जाती थी। अगर वो राजा को कोई नियम कानून बनाना है तो राजा की बात सर्वोपरि होती थी। अगर वो चाहता था तो बनवा लेता था, वीटो पावर उसके पास होती थी। इसके बाद सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे कुमारामात्य होते थे। हमने बताया कि मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्री होते थे उसके मंत्रिमंडल में, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे? कुमारामात्य होते थे। इन्हें जो है राज घराने के लोगों को नियुक्त किया जाता था, जो प्रांतों में शासन भी करते थे, और यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और मंत्री होते थे। मंत्री को उनकी योग्यता अनुसार चुना जाता, राजा ही चुनता था योग्यता अनुसार, जो विभिन्न विभागों का संचालन करते थे मंत्री। और कुमारामात्य होते थे। राजा के बाद कुमारामात्य की ही बातें चलती थी। इसके बाद अमात्य होते थे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता, मंत्री और अमात्य ये दोनों अलग अलग थे क्या कि एक ही थे? तो हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से मंत्री और अमात्य अलग थे। ये मंत्रिपरिषद में होते थे, मंत्रिपरिषद या राजा को सलाह देने वाले होते थे। अमात्य होते थे प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी
कहने का तात्पर्य है कि मंत्री, आज के मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वो मंत्री होते थे। और जो लोक सेवाओं के माध्यम से जाते हैं, सचिव जो होते हैं वो क्या होते थे? अमात्य होते थे। सचिव जो होते थे वो अमात्य होते थे। लोक सेवाओं के जरिए जिनकी नियुक्ति होती थी, यानी इनका राजा को सलाह देना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कराना इनका काम होता था। किसी नियम कानून को यहाँ बनाते थे और ये इम्प्लीमेंट कराते थे, यानी ये सचिव होते थे, आज के सचिव के समान थे। और ये मंत्री तब भी थे, मंत्री आज भी हैं, और ये सचिव थे। तो विभिन्न विभागों के मंत्रियों के सचिव होते थे, उसी तरह थे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर पीसीएस ऑफिसर होते हैं, ये होते थे। इनमें अगर हम देखा जाए तो जो विभिन्न उच्च अधिकारी थे उनके हम कुछ नाम दिखा दे रहे हैं। उनके जो प्रचलित थे वहाँ पर जो कार्य व्यवस्था देखते थे उनमें, जैसे महाबलाधिकृत, ये सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। यहाँ पर सेनाध्यक्ष आज के बराबर था। सेनाध्यक्ष यानी समस्त चीज़ों को देखता था। आज का सेनाध्यक्ष जो है उसी के बराबर था। महादंडनायक, जो केंद्र का महादंडनायक होता था, सर्वोच्च या न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश। अगर राजा को छोड़ दिया जाए तो ये मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के बराबर होता था। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की श्रेणी में सबसे बड़ा होता था, मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता था। बाकी अंतिम अधिकार तो राजा के पास था ही। अंतिम अधिकार आज भी किसके पास है? संसद के पास है। वो अगर मंत्रिमंडल इसको कोई प्रस्ताव रखती थी, कानून को संशोधन करना होता था, तो वो अगर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं है संशोधन कर सकती है। थोड़े से लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाने के कारण व्यवस्था परिवर्तित हुई है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से राजा पर निर्भर था। लेकिन ये न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश के बराबर था। महादंडनायक, महाप्रतिहार, ये राजप्रसाद की व्यवस्था देखता था। राजप्रासाद की व्यवस्था देखता था। ये राजप्रसाद में जो खर्चे वर्चे होते थे या जो भी व्यवस्था करनी होती थी, भोजन मतलब जो भी सुरक्षा, सारी व्यवस्था ये देखता था। दंडपाशिक, ये सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता था। ये ऐसा अधिकारी था, इसको कह सकते हैं डीजीपी। डीजीपी होते हैं, उसी तरह का ये अधिकारी था, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता था। इसके बाद है संधि विग्राहक, ये संधि और युद्ध का मंत्री था। युद्ध और संधि का मंत्री था, यानी रक्षा मंत्री था। रक्षा मंत्री या युद्ध और संधि का मंत्री, ठीक। विनय स्थित संस्थापक, ये शिक्षा व्यवस्था देखता था। शिक्षा या शिक्षा मंत्री था एक तरह से। युक्त पुरुष, ये क्या देखता था? युक्त पुरुष अगर युद्ध में लूट के सामान की मैनेजमेंट करता था। लूट के सामान का मैनेजमेंट करता था। भांडागाराधिकृत, ये कौन था? ये कोषागार का अधीक्षक था। कोषागार, ये राजकीय कोषागार जो होता था उसको देखभाल करता था। और महापक्ष पटलिक, ये कैग था आज का, या मुख्य लेखा परीक्षक था। यानी उस समय भी घोटाले होते थे और उनकी परीक्षा कर दी जाती थी। एक कैग के बराबर था महापक्ष पटलिक। तो हम देखते हैं कि आज की व्यवस्था जो है एकदम लगभग वैसे ही थी। बस थोड़ा ध्यान देने की बात है कि उस समय गुप्त काल में भी व्यवस्थाएं वही थी और गुप्त काल की व्यवस्था ही आज चली आ रही है। उसी को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ हमारी व्यवस्था में लागू किया गया है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं केंद्र में लगभग वही थी जो आज भी वो चीज़ें लागू हैं। इसके बाद है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में दो तरह के प्रांत थे। एक तो सीमांत प्रांत थे, और सीमांत प्रांत फ्रंटियर स्टेट, जैसे आज का हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इस तरह से फ्रंटियर स्टेट थे। और दूसरे भुक्ति, जो सामान्य प्रांत थे, जो जिनका शासन करता था भुक्ति। और देश, जो फ्रंटियर स्टेट थे उनको देश कहा जाता था, भुक्ति होती थी। जैसे जो सौराष्ट्र का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें सौराष्ट्र को, जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है, सीमांत प्रदेश। इसका जो देश का जो प्रशासक होता था गोपना कहा जाता था, और भुक्ति के प्रशासक को उपरिक कहा जाता था।
आज हम जानते हैं कि एकीकृत व्यवस्था है, लेकिन इसके पहले कश्मीर में जो शुरुआत में व्यवस्था थी तो वहाँ महामंत्री कहा जाता या प्रधानमंत्री कहा जाता था वहाँ के मुख्यमंत्री को। लेकिन आज हमारे स्टेट में ऊपरी जो था ये मुख्यमंत्री है, ऊपरी मुख्यमंत्री है, ये भी गोपना भी मुख्यमंत्री है। व्यवस्था से एकीकृत हो गई है। तो ये दोनों मुख्यमंत्री जो होते थे, ऊपरी भुक्ति का प्रशासक ऊपरी होता था, इसे भोगपत भी कहते थे, और यहाँ गोपना भी। भुक्ति आज प्रांत हमारा किसमें विभक्त है? जिलों में। उस समय भी प्रांत विभक्त था विषय में। विषय मतलब जिले, विषय मतलब जिले, जिले में विभक्त था। जिले को विषय कहा जाता था। जिले का अधिकारी जिलाधिकारी होता था, यहाँ पर विषयपति होता था, यानी जिलाधिकारी के बराबर है ये, जिलाधिकारी। हालांकि इसके पावर और होते थे जिलाधिकारी से, इसमें दोनों शक्तियाँ समाहित थी, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियाँ। ये विषयपति जो होता था, ये जो प्रशासन चलाता था वो विषय परिषद एक होती थी विषय में। उसके अनुसार इसमें नगर श्रेष्ठी विषय परिषद में बैठते थे। नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, इनसे मिलकर के एक विषय परिषद बनती थी, और इनसे जो है विषयपति क्या चलाता था? अपना प्रशासन चलाता था विषय का। और विषय के नीचे ग्रामों का समूह होता था, सबसे नीचे ग्राम होते थे, और विषय के नीचे जो ग्रामों का समूह होता था उसे पेठ कहते थे। एक छोटा प्राप्त होता है अभिलेखों में, पेठ, इसे पेठपति देखता था। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये पेठपति होता था। अब स्थानीय प्रशासन देखते हैं। स्थानीय प्रशासन उस समय भी दो तरह के थे, एक तो ग्राम में प्रशासन, एक नगर का प्रशासन। मौर्य काल में 2 स्थानीय प्रशासन थे, नगर का प्रशासन और ग्राम का प्रशासन। यहाँ भी 2 हैं स्थानीय प्रशासन, एक तो नगर का प्रशासन और दूसरे ग्राम प्रशासन। नगर प्रशासन में एक तो पुरपाल होता था, फिर एक नगर रक्षक होता था और एक नगरपति होता था। अब यहाँ हम अगर आज से टैली करें तो पुरपाल जो होता था ये आज के नगर आयुक्त के बराबर है। नगर आयुक्त एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का होता था, व्यवस्थित व्यवस्था करता था नगर आयुक्त पुरपाल। और नगर रक्षक जो होता था ये शहर कोतवाल जो होता है, कोतवाल, ये कोतवाल के बराबर होता था। आज भी कोतवाल जो है पूरे नगर का रक्षक होता था, नगर व्यवस्था उसके अंतर्गत होती थी, ये कोतवाल नगर रक्षक होता था। नगरपति जो होता था मेयर, मेयर या चेयरमैन। नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं और नगर निगम में मेयर, चेयरमैन। तो ये नगरपति जो होता है मेयर या चेयरमैन होता था, ये इसकी अपनी अलग व्यवस्था थी, नगरपति से कहा जाता था। तो ये तीनों मिलकर के नगर की व्यवस्था को पूरा देखते थे, इनके अलग अलग काम थे। उसी तरह से प्रशासनिक कार्य, पुरपाल को व्यापक अधिकार थे कार्य करने के। नगरपति जो होता था ये भी, इसको व्यापक अधिकार थे, लेकिन इसके जो है कुछ अधिकार कम थे। और यहाँ पर ये दोनों केंद्रीय प्रशासन द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे एक तरह से, और ये उसकी व्यवस्था नगर की देखते थे। ग्राम प्रशासन में अगर देखें तो ग्रामपति होता था। ग्रामपति आज प्रधान होता है, यहाँ पर ग्रामपति उसे महत्तर कहा जाता था। और इस समय प्रधान होते हैं हम। उस समय मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र था भारत का, उसमें पंचमंडली कहा जाती थी। आज भी पंच परमेश्वर जानते हैं, पंच कहा जाता था कि पंच बैठे, मतलब पंच उसी नाम से आया है कि 5 सदस्य मिलकर के प्रधान का चुनाव करते थे, और उन्हीं प्रधान को जो चुनते थे उन्हीं के आदेशों को पालन किया जाता था। एक तरह से ये ग्राम की व्यवस्था होती थी। ग्राम प्रशासन, ग्राम न्याय जो होता था स्वतंत्र होता था, और उनके आदेशों को अक्सर माना जाता था। तो वो ग्राम प्रशासन, ग्राम महत्तर जो होता था एक तरह से ग्राम प्रधान होता था। और पंचमंडली, पंच परमेश्वर जो पंचमंडली थी ये मध्य देश में, मध्य क्षेत्र में मानी जाती थी पंचमंडली। और बिहार के क्षेत्र में से ग्राम जनपद कहा जाता था। आज भी बिहार में ग्राम जनपद जो होता था, ग्राम न्यायालय को वहाँ पर थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त हैं। किसी को कैद करने का या किसी को थोड़े बहुत जुर्माना करने का अधिकार ग्राम न्यायालय को प्राप्त है। अगला है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा। राजा के अलावा 3 तरह के न्यायालय थे, पूग, श्रेणी और कुल। इनमें अलग अलग तरह के व्यवस्था थी। श्रेणीकृत व्यवस्था थी, कुल था, फिर श्रेणी थी, फिर पूग था, फिर राजा का न्यायालय था। अंतिम अपील राजा के न्यायालय में होती थी। और इनके जो न्यायाधीश थे वो दंडनायक कहे जाते थे,
छोटे न्यायाधीश, महादंडनायक उससे बड़े न्यायालय के, और सर्वदंडनायक यानी जो सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे वो सर्वदंडनायक उन्हें कहा जाता था। एक तरह से इसी समय, हालांकि मौर्य काल में कंटक शोधन और धर्मस्थीय और कंटक शोधन दो तरह के न्यायालय थे, यानी धर्मस्थीय मतलब दीवानी और कंटक शोधन मतलब फौजदारी। लेकिन स्पष्ट रूप से इसका जो है अलग किया जाना जो है इसी समय हुआ है। दो न्यायालय जो बने, कौन कौन से? फौजदारी और दूसरा कौन सा? दीवानी। इसका स्पष्ट विभेद इस समय देखने को मिला है। इसी समय उत्तराधिकार के नियम लागू किए गए हैं, उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम इस समय लागू किया गया है और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। और आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो कोर्ट है उसमें फौजदारी और दीवानी दो तरह के न्यायालय होते हैं। फौजदारी न्यायालय मतलब मारपीट, मुकदमा, चोरी डकैती, इस तरह के न्यायालय, और दीवानी मतलब जो खेत संबंध, जमीन विवाद या इस तरह के जो विवाद होते हैं उनमें उसे दीवानी न्यायालय कहते हैं। वो भी आज उसी समय जो अलग से पृथक्कृत किया गया था ये दोनों व्यवस्थाएं, वो आज भी चली आ रही हैं। इसी तरह सैन्य प्रशासन ये थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो आधुनिक हो चुकी है। आज स्टार वार की बात होती है, इसके बाद मिसाइलें आ गई हैं, परमाणु बम आ गए हैं, तो इस सब चीज़ों की व्यवस्था कोई आवश्यकता नहीं रह गई। लेकिन उस समय जो उनके थे तो गज सेना, गज मतलब हाथी, रथ सेना, रथ पर बैठ के युद्ध करना, अश्वारोही घोड़े पर बैठ कर युद्ध करना, और पदाति घोड़े के पर युद्ध करना कुशाणों ने बहुत व्यापक प्रचलित किया। काठी का, जीन का प्रचलन करने से इसकी जो है व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी और पैर टिका करके घुड़सवार को बैठने में आसानी होती थी। यहाँ पर गज सेना का जो नायक होता था उसे कटुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कटुक। और अश्वारोही के जो अध्यक्ष होते थे अटाश्वपति कहा जाते थे। और छोटी पदाति या छोटी टुकड़ी को चमुय कहा जाता था। छोटी टुकड़ी को चमुय ये कहा जाता था। इस तरह से यहाँ का प्रशासन भी बहुत अलग नहीं था वर्तमान प्रशासन से, एकदम से मेल खाता। अगर इसको इस आज के समय से जोड़ करके देखेंगे तो गुप्त प्रशासन आप बहुत आसानी से, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी स्टडी विद शरण IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।